नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान पॉली हाउस में खीरा की खेती करके कमा रहे हैं लाखों की आय। रंगीन मछली पालन को बना सकते हैं रोजगार का बेहतर जरिया। अपने राज्य में पॉली हाउस में खीरा की खेती किसान साल भर करने लगे हैं और खीरा की खेती करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव बलेखण जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान शंकरलाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो पॉली हाउस में खीरा की खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो ये किसान पॉली हाउस में खीरा की खेती किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। मैंने 15-16 में बार की खेती को देखते हुए संरक्षित खेती के लिए 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगाया था। पॉली हाउस लगाने के बाद में मैं इसमें खीरे की खेती कर रहा हूँ। बाहर की बजाय अंदर की जो खेती है वो बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। बाहर जैसे अपने खेती कर रहे हैं तो उसमें लगभग अपने 100 लीटर पानी लग रहा है, तो अंदर जब खेती कर रहे हैं सुरक्षित खेती तो उसमें अपने 40 से 50 लीटर पानी का एक्सपेंस हो रहा है। बाहर और अंदर जो खेती करते हैं उसमें 50% का अंतर है। ये किसान कई सालों से पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे हैं और खीरा की खेती उन्नत तकनीक से करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, जिससे इन्हें खीरे की फसल से अच्छी आय मिल रही है। पॉली हाउस में खीरा की खेती करने से तापमान नियंत्रण में रहता है। अभी मैं ये खीरे कर रहा हूँ, ये खीरे की खेती है जो लगभग ये 4 महीने की फसल होती है। अभी मैं जो खेती कर रहा हूँ, सबसे पहले जिसमें गोबर का खाद डाला लगभग 25 से 30 ट्रॉली 4000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में। उसकी ट्रैक्टर से हमने जुताई कर दी, गुड़ाई कर दी उसकी। उसके बाद में ये ट्रैक्टर से हमने बेड डाल दी ये पॉली हाउस में, यहाँ से वहाँ तक प्रत्येक जो 8 मीटर का जो डिस्टेंस है गाढ़ा है उसमें ये 5 बेड डाली हुई। बेड डालने के बाद में हमने ये ड्रिप लाइन डलवा दी, जो प्रत्येक बेड पे 2 ड्रिप लाइन है। उसके बाद में हमने ये सीड सोइंग कर दिया। सीड सोइंग की एक सीड से दूसरे सीड की जो दूरी होती है वो 24 इंच की दूरी है, यानी 2 फीट की। 2 फीट पे हमने सीड सोइंग कर दी। सीड सोइंग करने के बाद में सबसे पहले इसमें फंगीसाइड की ड्रेचिंग होती है कि जैसे इसके 4 या 5 पत्ते हो जाते हैं उस समय आप जो भी फंगीसाइड अपने पास उपलब्ध है उसकी ड्रेचिंग कर देते हैं, जिससे इसमें फंगस नहीं आए। जब पेड़ लगभग इतना आ जाता है, क्लिप लगा के इसकी बंधाई करते हैं और उसके बाद में इसके धागे के साथ में इसको लपेटते हुए ऊपर लेते हैं। यहाँ फ्रूटिंग चलती रहती है, फ्रूटिंग को अपने तोड़ते रहते हैं। खीरा यहाँ प्रत्येक नोड पे खीरा आता है, ये प्रत्येक नोड पे ये बंधाई होती जाती है, खीरा फ्रूटिंग होती जाती है और ये बनते हुए यहाँ चला जाता है। यहाँ से फिर वापस एक तार से दूसरे डाल पे खीरे को डाल के और यही खीरा यहाँ तक नीचे तक आ जाता है। खीरा लगने के 25 या 30 दिन तक सबसे ज़्यादा इसमें जो आवश्यकता पड़ रही है मेरे को, वो फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ रही है। फंगस के नॉर्मली स्प्रे होते हैं, 30 दिन के लगभग हो जाता है। उसके बाद में हम इसमें ड्रिप के द्वारा हम शेड्यूल बनाते हैं 7 दिन का। फर्स्ट डे का जैसे शेड्यूल बन गया उसमें हम कैल्शियम लेते हैं, 1345 लेते हैं और बोरोन लेते हैं, तीनों लेते हैं। एक दिन ये शेड्यूल चलता है। सेकेंड डे जो शेड्यूल चलता है उसमें 0050 लेते हैं,
5234 लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। थर्ड डे फिर वही कैल्शियम का शेड्यूल हो जाता है। फोर्थ डे 0050 वाला शेड्यूल हो जाता है। हफ्ते में 4 बार NPK चलाते हैं। एक बार इसकी जो जड़ ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा होता है, तो जड़ ग्रोथ के लिए ह्यूमिक जो एसिड होती है, कोई भी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, वो चलाते हैं, जिसकी इसकी प्रॉपर जड़ ग्रोथ एनी टाइम चलती रहे। हफ्ते में एक बार इसमें हम सादा पानी चलाते हैं। प्रत्येक सप्ताह में 2 बार इसमें हम फंगीसाइड लेते हैं। फंगीसाइड जो भी अवेलेबल हो मार्केट में, किसी भी कंपनी के हो, वो 2 बार उसको फंगीसाइड लेते हैं। हफ्ते में एक बार इंसेक्टिसाइड लेते हैं। जैसे इसमें जो रोग ज़्यादातर आते हैं, तो अपने वाइट फ्लाई है, माइट है, या लाल मकड़ी है, ब्लैक मकड़ी है, तो वो तो अपने पेड़ को देख के कि भाई इस समय इस इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता है, तो प्रत्येक एक सप्ते में इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे करते हैं, जिससे फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, पॉली हाउस में खीरा की फसल से गर्मी के मौसम में लगभग 40 से 45 टन खीरे का उत्पादन मिलता है और सर्दी के मौसम में 55 से 60 टन खीरे का उत्पादन मिलता है। खीरे के फलों की तुड़ाई करके ये किसान काने और टेढ़े मेढ़े फलों को छांटकर अलग कर देते हैं और अच्छे फलों को मंडी में ले जाकर बेचते हैं, जिससे इनको खीरे का अच्छा मंडी भाव मिल जाता है। शुरुआत खेती करते हैं खीरा लगाने के लिए। लगभग प्रत्येक फसल में जो मेरे खर्चा आ रहा है पूरा प्रोडक्शन लेने के लिए और खेत तैयार करने के लिए, सबसे पहले अपने खाद डालते हैं। तो प्रत्येक फसल में लगभग 30,000 रुपये का लगभग खाद का खर्चा आता है। खेत की जुताई है, उसका लगभग 20,000 रुपये खर्चा आता है। जो खीरे का सीड होता है तो लगभग 50,000 रुपये खीरे का सीड आता है। 50,000 रुपये इसमें NPK का खर्चा आता है। 50,000 के लगभग इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड्स आ जाते हैं। सेल जो अपने करते हैं, सेल पे 25% इसका लेबर एक्सपेंस होता है। जैसे अपने मान के चल लेते हैं कि 20 रुपये किलो खीरा है, 40 टन अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 8 लाख रुपए का खीरा हो गया। 8 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए इस पे लेबर एक्सपेंस हो जाता है। 2 लाख रुपए इसके खाद है, दवाइयाँ हैं, उस पे एक्सचेंज हो जाता है। तो 50% किसान की इसमें शुद्ध बचत होती है। यदि मार्केट अप है, जैसे मार्केट 30 रुपये किलो हो गया, तो 40 टन खीरा ही 12 लाख रुपए का हो जाएगा। तो किसान की जो शुद्ध आय होती है उसके अनुसार ग्रोथ हो जाती है। यदि मार्केट डाउन रहेगा तो किसान की आय कम हो जाएगी। अब मैं 2015-16 से इसमें खीरा ले रहा हूँ, तो अब तक मेरे प्रत्येक फसल में लगभग शुद्ध जो बचत होती है 4 से 5 लाख रुपए का एवरेज आ रहा है। एक साल में मैं 2 फसल लगाता हूँ, 2 फसल ले रहे हैं, दोनों फसलों में हम लगभग शुद्ध जो बचत है वो 8 से 9 लाख रुपए ले रहे हैं। यही फसल इतनी एरिया में यदि बाहर अपने करें, प्रोडक्शन और जो शुद्ध आय है वो इससे 4 गुना कम होती है बाहर की तरफ। बाहर यदि यही खीरा हम कर रहे हैं तो वो लगभग 1 लाख रुपए के लगभग रुपए दे रहा है। यही खीरा जैसे 4000 वर्ग मीटर में यहाँ कर रहे हैं तो हमारे को शुद्ध बचत 4 लाख रुपए के लगभग हमारे को शुद्ध मुनाफा दे रहा है। इसके अलावा यदि खीरे का भाव बढ़ जाता है तो इनका मुनाफा और बढ़ जाता है। इस प्रकार ये किसान पॉली हाउस में खीरा की सफल खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। किसान भाइयों, इस किसान की तरह आप भी पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि सभी किसान भाई जो संरक्षित खेती है उस पे आए, जिससे पानी की बचत हो सके और उनकी जो शुद्ध आय है वो ग्रोथ हो सके, तो जो अपना भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हरी पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ भव्यता से निकाली जाएगी। बता दें कि सावन महीने में ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वालों की भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर है। ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और जिस पर्वत पर ये स्थित है उसकी आकृति ओम
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो कि आप अपने में रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्ड फिश, एंजल, डॉलर फिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है। और गर्मियों में तो हमें तापमान, वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक्व भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथिलीन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नज़र आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें।
एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। नर मादा मछलियों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर उनसे अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आप तुरंत ही अलग करें, नहीं तो मादा जो है बहुत सारी मछलियों की मादा जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चों को अलग सेग्रीगेट करके रख दें। और एरेशन जो है हमें हमेशा बनाए रखना है। सामान्यतः एक एरेटर काफ़ी होता है 3x2 फीट के एक्वेरियम के लिए। अगर इससे बड़ा एक्वेरियम है तो आप बड़े साइज का एरेटर ले सकते। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक्वेरियम कीपिंग से जो है इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसा कि अनिद्रा की शिकायत हो जिनको, या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो सब अगर मछलियों को अपने घर में रखते हैं तो वास्तु की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इससे आपको एक सुकून और शांति का भी एहसास होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यानी ओम के आकार में ये पर्वत दिखाई देता है, जहां मंगलवार से भक्तों का और ज्यादा हुजूम उमड़ना शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खेल के मैदान में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाली ये खिलाड़ी खास हैं। ये खिलाड़ी दृष्टिहीन हैं, लेकिन किसी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आंवला की बागवानी अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती रही है और जैसा कि इस समय आंवला के बागों में कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो किसान भाइयों, आप इन कीटों की रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहां जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इसने हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जब ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता जो भी है और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है, उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो, और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है, उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गाल मिर्च और रस चूसक कीट नुकसान पहुँचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें।
दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर। गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो टहनी, जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर देती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है, किसान भाई सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है, जहाँ पे आपको दिख रहा निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहां से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गालमेज कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार क्या होता देखा गया है जो भी है कि फसल, जब हमारी फसल फ्लावरिंग में होती है तभी जो है माहू का अटैक होता है हमारी फसल में जो भी है। तो माहू का अटैक जो है होता है कब होता है, जब मॉइस्चर वगैरह की जो है उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ध्यान रखें इस समय में तत्काल आप जो अगर पौधे की पहुंच तक हैं तो उसमें 8 ग्राम इमिडाक्लोरपिड या कि थायोमेथाक्साम एक पंप में मिला के जो भी है आप स्प्रे करा देंगे तो माहू की समस्या जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से जरूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव भादवासिया जिला जोधपुर से विमलेश यादव ने। आप मूंगफली की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विमलेश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी खेती अपने राज्य में प्रमुखता से की जाती है और इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो जो किसान भाई खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं वे इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने में उसकी किस्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मूंगफली की सफल खेती के लिए आप इसकी उन्नत किस्में RG 382, RG 425, RG 510 और RG 559-3, TG 37A, GG 20, गिरनार 2, HNG 10, HNG 69, HNG 123 का चयन करें, जिसकी उन्नत खेती करके आप अच्छी पैदावार ला सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी